नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर आ चुके हैं आप लोगों को पढ़ाने बंगाल में अंग्रेजों की विजय। तो आप लोग आजकल जानते ही होंगे कि किस प्रकार से एक एक आशिक और दूसरी आशिकी चल रही है ज्योति मौर्य के केस में, आलोक मौर्य के केस में। तो उस पे हम दो लाइनें कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति पद लेकर बौखला जाता है, पद पाकर बौखला जाता है, टूट जाता है। और रिश्ता पद लेकर जो पास होता है, हजारों यार मिलते हैं, हजारों आशिक मिलते हैं जब पद और पैसा पास होता है। तो और देखिए एक डायलॉग, आशिकी रे आशिकी, आशिकी रे आशिकी, जड़ है ये नाश की, पकड़ा जाए तो लाठी परे बांस की। और देखिए, तबाह होकर तबाही दिखती नहीं, ये आशिकी इश्क ऐसी है बीमारी जनाब जिसकी दवाई बाजार में बिकती नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू कर दें। आज हम अपना टॉपिक बंगाल पर अंग्रेजों की विजय। तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, भारत का इतिहास हमने अलीवर्दी खां को पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे सुजाउद्दीन, जो उसका दामाद था। जो उसका सुजाउद्दीन था वह अलीवर्दी खां का दामाद था, और अलीवर्दी खां को हम पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो सुजाउद्दीन था इसने 1733 में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके तत्पश्चात सुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना, और जब इसने यह शासक बना तो इसके अधीन सबसे पहले बिहार आ गया। क्या आ गया? तो सबसे पहले बिहार आ गया। और देखिए, 1733 में इसने बिहार, और इसने अलीवर्दी खां को नायब सूबेदार बनाया। और इसने जो अलीवर्दी खां था, इसने सबसे पहले नायब सूबेदार बनाया बंगाल का। और देखिए, 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। जो मुर्शिद कुली खां था उसके तत्पश्चात सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है बंगाल की। और जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो 1727 में बैठता है। उसके पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। और देखिए, जो ये अलीवर्दी खां मुर्शिद कुली खां था, जिसके तत्पश्चात इसका दामाद शासन करता है, शासक बनता है। और देखिए, और इसके बाद आ जाता है सरफराज खां। तो देखिए आप लोग, सुजाउद्दीन जो 1739 तक शासन करता है, इसके पश्चात 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद। और देखिए, सुजाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है 1739 में, तो उसके पश्चात तो उसका उसका बेटा सरफराज खां जो है वह शासन करता है। सरफराज खां शासन करता है इसके बाद। और देखिए, सरफराज खां जो था सुजाउद्दीन के स्थान पर उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बन जाता है। तो बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा बन जाता, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां बन जाता है बंगाल पर। और इसने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। और इसने जब ये बंगाल की गद्दी पर बैठा, कौन बैठा? सरफराज खां। तो इसने सबसे पहले आलम उद्दौला सरफराज जंग की उपाधि धारण की, और अलीवर्दी खां ने गिरिया स्थान पर इसकी हत्या कर दी। और जो यहाँ अलीवर्दी खां था, जो सुजाउद्दीन के समय सूबेदार बनाया गया था, वह सत्ता की लालसा के कारण सुजाउद्दीन का जो सरपुत्र सरफराज खां था उसकी हत्या कर देता है। तो कौन? तो सरफराज खां की हत्या अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थान पर हत्या कर दी। और उस समय जो मुगल थे, उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? जब ये बंगाल पर सब चल रहा था तो उस समय दिल्ली पर शासन था मोहम्मद शाह का। तो किसका था? तो मोहम्मद शाह का शासन था, आप लोगों को याद रखना है। और देखिए, सरफराज खां के बाद कौन नवाब बनता है? तो सरफराज खां के बाद नवाब बनता है अलीवर्दी खां। तो कौन? तो अलीवर्दी खां सरफराज खां के बाद शासन बनता है, वही जो बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। तो 1740 में बंगाल का यह नवाब बनाया जाता है। और जब इसने इसकी हत्या कर यह, तो मुगलों ने इनको स्थायी शासक नियुक्त नहीं किया था, इसलिए इसने 2 करोड़ रुपए देकर मुगलों को अपने पद को स्थायी बनाया।
स्थायी उस जमाने में जिस प्रकार से आजकल यूएन द्वारा तालिबान को स्थायी देश नहीं माना गया है, किसी भी कुछ देशों के द्वारा माना गया है, लेकिन कुछ देश उसका सपोर्ट चाइना के डर से नहीं करते। उसी प्रकार से जब इसने इसकी हत्या की अलीवर्दी खां ने, सरफराज खां की, तो मुगलों ने इसको स्थायी शासक नहीं बनाया, और जब नहीं बनाया तो 16 वर्ष के शासन में और देखिए, जब स्थायी शासक नहीं बनाए तो इसने 2 करोड़ रुपए दिए मुगलों को कि हमें स्थायी शासक बना दीजिए, और 16 वर्ष के शासन में कभी भी कर नहीं भेजा। और इसने अलीवर्दी खां ने सन 1756 तक शासन किया, और 1756 में इसने एक भी बार मुगलों में कभी भी नहीं भेजा कर। और देखिए, 16 वर्ष में शासन में कभी भी कर नहीं भेजा। और मराठों द्वारा अलीवर्दी खां को मराठा सरदार रघुराज जी से संधि, और जो मराठा सरदार था रघुराज जी जो था, उसने अलीवर्दी खां से संधि की, और जिस संधि के तहत उड़ीसा प्रांत जो था बंगाल के पड़ोस में, उससे 12 लाख रुपए वार्षिक बांध दिए। किसने? अलीवर्दी खां ने। किसको दिया? मराठा को, जो संधि की थी रघुराज जी जो सरदार था मराठों का, और उड़ीसा प्रांत से 12 लाख रुपए वार्षिक कर देने पर मान गया। और देखिए, और अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी, तो इसकी 3 पुत्रियां थी। एक का विवाह सबसे छोटी वाली का पटना से हुआ था, दूसरी का विवाह गिरिया से हुआ था, और एक का विवाह अभी हम भूल रहे हो। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो 1756 में 16 वर्ष तक शासन करने के पश्चात अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसकी छोटी लड़की का बेटा जो लड़का था सिराजुद्दौला नवाब बना। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो जाती है, तो उसकी सबसे छोटी बेटी जो होती है, उसका लड़का शासक बनता है। और देखिए जब उसका शासक सिराजुद्दौला था, तो कौन? तो उसका बेटे का नाम सिराजुद्दौला था, तो अली वर्दी खां के पश्चात सिराजुद्दौला शासक बनता। तो देखिए, सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? तो सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। तो यह 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है। तो सिराजुद्दौला जो था वह 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है। और इसके मुख्य रूप से जिस प्रकार से इस समय दुश्मनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से उस समय इसके 3 दुश्मन थे। एक तो पूर्णिया का नवाब, इसकी मौसी का लड़का शौकत जंग, और सिराज की मौसी घसीटी बेगम भी इसकी दुश्मन थी, और अंग्रेज अधिकारी भी इसके दुश्मन थे। और देखिए, सेनापति जो मीर जाफर था वह भी इसका मुख्य रूप से दुश्मन था। किसका? तो सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला ने मनिहारी में युद्ध में 1756 में शौकत जंग को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है। जो शौकत जंग था, इसके विरुद्ध मनिहारी में युद्ध करता है, और जो ये सिराजुद्दौला था, इसने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में 1756 में इसकी हत्या कर दी। और 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। और 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता, और देखिए 4 जून 1756 को ही कासिम बाजार पर भी इसने आक्रमण कर दिया। तो उस समय जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे वे भाग गए, और जो गवर्नर और अन्य जो मुख्य सेनापति थे वे फुल्टा द्वीप पर भाग गए। यहाँ से इतना डर गए अंग्रेज अधिकारी और जितने भी थे, तो वे कासिम बाजार को छोड़कर, जब इसने 4 जून 1756 को इसने आक्रमण कर दिया था कासिम बाजार पर, तो सब भाग गए। और फिर देखिए, जब वे फिर इसने 20 जून को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। और जो कलकत्ता का नाम बदलकर इसने अलीनगर किया था, उसका जो है उसका सूबेदार किसको बनाया? उसका रखवाली करने वाला तो मनिक चंद को बनाया। और मनिक चंद ने 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। और 20 जून को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो फोर्ट विलियम जो था उस पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, और उसमें जो अंग्रेजी व्यक्ति थे, बच्चे, स्त्री, पुरुष, उन सबको 146 लगभग व्यक्ति थे, जिसको इसने 18 फुट के कमरे में बंद करके रात भर रखा, और सुबह उसमें सिर्फ
23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, जिसे हम ब्लैक होल की घटना का नाम देते हैं। और जो यह ब्लैक होल घटना थी, यह एक पता नहीं हुई या नहीं हुई, इसमें इतिहासकारों का मंतव्य है और यह कोई सच्ची घटना मानी भी जाती है, नहीं भी मानी जाती है। और देखिए जब और इसके पश्चात जब वहां से गवर्नर जनरल आता है ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मनिक चंद जो कलकत्ता का इसने सूबेदार नियुक्त किया था, उसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर, जिस प्रकार आज भी रिश्वत चलती है उसी प्रकार उस जमाने में भी रिश्वत चलती थी, तो रिश्वत लेकर कलकत्ता के सूबेदार जो था मनिक चंद ने रिश्वत लेकर क्लाइव को फिर से अधिकार कलकत्ता पे दे दिया, जिससे कि अब प्लासी का युद्ध होता है। तो अगले 1757 का हम अगले वीडियो में प्लासी के युद्ध पर जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।